हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 10 क्लास का हिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं 5वां अध्याय, जिसका शीर्षक है औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग ये जानेंगे। युग का मतलब तो होता है समय। औद्योगिकरण यानी कि उद्योग धंधे को बढ़ाने एवं नए नए कल कारखाने खोलने का कार्य। तो पहले कारखानों में या तो कारखाने कम थे या कारखानों में उत्पादन बहुत कम होता था, कारखाने भी कम थे। तो ऐसे में बहुत सारे उद्योग धंधे जो थे वो घर से ही शुरू किए जाते थे, जिसमें कुटीर उद्योग भी था और बहुत सारे उद्योग ऐसे थे जो घर से शुरू किए जाते थे। तो आइए देखते हैं इसमें। ये देखिए, एक यहाँ पे तस्वीर दी हुई है जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक महिला जो है वो एक पहिया है और उस पहिए पर पंख लगा हुआ एक पक्षी का चित्र है। तो ये दर्शाता है कि किस तरह से पहिया तो समय का प्रतीक है और ये पंख यानी उड़ाने किस तरह से तेज़ी से औद्योगिकरण हो रहा था, बहुत तेज़ी से औद्योगिकरण हो रहा था। तो औद्योगिकरण से पहले हम लोग जानेंगे आदि औद्योगिकरण क्या है। आदि का मतलब होता है पुराने समय, बीता हुआ समय, पुराना समय से। तो पुराने समय में उद्योग धंधे किस तरह से होते थे। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। आदि किसी चीज़ की, आदि मतलब पुराने काल में किसी चीज़ की पहली या प्रारंभिक अवस्था का संकेत है। आदि क्या है? किसी चीज़ की पहली या प्रारंभिक अवस्था का संकेत है। अतः बहुत सारे इतिहासकारों ने औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण का नाम दिया है। इसमें चीज़ों का उत्पादन कारखानों के बजाय कहाँ होता था? घरों में होता था। कारखानों के बजाय चीज़ों का उत्पादन घरों में होता था। ये चित्र, ये तो मैं समझा दी हूँ इसको। यहाँ अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि तकनीक का यह महिमा मंडल एक अन्य तस्वीर में और भी ज़्यादा दिखाई देता है। यह तस्वीर एक व्यापारिक पत्रिका के पन्नों पर 100 साल से भी पहले छपी थी। इस तस्वीर में 2 जादूगर दिखाए गए हैं, है ना। यहाँ जो किताब है इधर देखिए, 2 जादूगर दिखाए गए हैं। पहले वाले हिस्से में प्राच्य इलाके का अलादीन है। प्राच्य का मतलब होता है भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश। आमतौर पर यह शब्द एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता था। प्राच्य शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? एशिया के लिए। पश्चिमी नज़रिए में प्राच्य इलाके पूर्व आधुनिक, पारंपरिक और रहस्यमय थे। जिसने अपने चिराग से, अलादीन ने क्या किया था? अपने चिराग को रगड़कर वो एक भव्य महल का निर्माण कर दिया। बचपन में आप लोग, अभी भी बच्चे ही हैं लेकिन जब और भी छोटे थे तो पहले टीवी में दिखाया जाता था अलादीन का चिराग। तो जो उसका मालिक होता था चिराग का, तो वो चिराग को रगड़ता था और प्रकट हो जाता था अलादीन। तो जो भी आप उससे मांग सकते थे उसको तुरंत ही
पूरा कर देता था मांग को। वही कहानी है। अब आइए इधर देखते हैं। एक आधुनिक मैकेनिक है, ये देखिए जो काम कर रहा है किस तरह से कारखाने में औजारों से एक नया जादू रच रहा है। वह पुल, पानी के जहाज, मीनार, गगनचुंबी इमारतें बनाता है। अलादीन पूरब और अतीत का प्रतीक है, मैकेनिक पश्चिम और आधुनिकता का। ये तस्वीरें आधुनिक विश्व की विजय गाथा कहती है कि इस गाथा में आधुनिक विश्व द्रुत तकनीकी बदलावों में आविष्कारों, मशीनों व कारखानों, रेलवे और बाष्पपोतों की दुनिया के रूप में दर्शाया गया है। इसमें औद्योगिकरण का इतिहास विकास की कहानी के रूप में सामने आता है और औद्योगिक युग तकनीकी प्रगति के भव्य युग के रूप में उभरता है। अब ये छवियाँ और ये संबंध लोकमानस का हिस्सा बन चुके हैं। क्या आप भी तेज औद्योगिकरण को प्रगति व आधुनिकता के काल के रूप में नहीं देखते? क्या आपको नहीं लगता कि रेलवे और फैक्ट्रियों का निर्माण, गगनचुंबी इमारतों व पुलों का विस्तार समाज के विकास का घोतक होता है? समाज का विकास का घोतक होता है। ये छवियाँ किस प्रकार विकसित हुई है? इन विचारों से हमारा क्या संबंध है? क्या औद्योगिकरण के लिए तीव्र तकनीकी विकास हमेशा जरूरी होता है? क्या आज भी हम तमाम तरह के कामों के दिनों दिन बढ़ते मशीनीकरण का गुणगान कर सकते हैं? औद्योगिकरण से लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा है? ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए हमें औद्योगिकरण के इतिहास को समझना पड़ेगा। इस अध्याय में हम यही इतिहास पढ़ेंगे। यहाँ हम दुनिया के पहले औद्योगिक राष्ट्र ब्रिटेन और उसके बाद भारत में औद्योगिकरण का विकास का अध्ययन करेंगे, जहाँ औद्योगिक बदलावों का पैटर्न औपनिवेशिक शासन से तय हो रहा है। आइए इधर देखते हैं। औद्योगिक क्रांति से पहले, यानी कि जब औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, कल कारखाने इतने नहीं खुले थे, रेलवे का विकास नहीं हुआ था, मशीनों का विकास नहीं हुआ था, तो औद्योगिकरण को अक्सर हम क्या कहते हैं कि कारखानों का विकास के साथ ही जोड़कर देखना शुरू कर देते हैं। जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा आशय फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है, और जब हम औद्योगिक मजदूरों की बातें करते हैं तो भी हमारा आशय कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से ही होता है। औद्योगिकरण के इतिहास अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होते हैं, पर इस सोच में एक समस्या है। दरअसल इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को क्या कहते हैं? आदि औद्योगिकरण, जैसा मैं शुरू में बताई, का नाम देते हैं। आदि औद्योगिकरण का मतलब है जब फैक्ट्रियों का विकास, कल कारखानों का विकास नहीं हुआ था, तो घरों में या घर के आसपास के जगह में, घर के सामने उद्योग स्थापित किए जाते थे, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग। अब है 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों की तरफ रुख करने लगे थे, गांव के तरफ बढ़ने लगे वो लोग। वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। अब उन्हें कल कारखाने खुल गए तो क्या हुआ? मजदूरों की आवश्यकता थी, तो जो सौदागर थे वो गांव की तरफ जाकर किसानों और कारीगरों को एडवांस में पैसे दे देते थे। किस लिए?
कि आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन कीजिए। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीज़ों की मांगें बढ़ने लगी थी और ज़्यादातर देश जो थे वो ब्रिटेन के उपनिवेश थे। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। वजह यह थी कि शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारिक गिल्ड्स काफ़ी ताकतवर थे। गिल्ड्स यानी कि जो मध्यस्थता का काम करते थे या जो लोग गांव में जाकर किसानों और मजदूरों को एडवांस में पैसे देते थे। ये गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे। गिल्ड्स से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे तथा व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। शासकों ने भी विभिन्न गिल्ड्स को खास उत्पादों के उत्पादन और व्यापार का एकाधिकार दिया हुआ था। फलस्वरूप नए व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे। नए व्यापारी जो थे वो शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे, इसलिए वो गांव की तरफ कारोबार करने के लिए जाने लगे। गांव में गरीब काश्तकार और दस्तकार सौदागरों के लिए काम करने लगे। जैसा कि आपने पिछले साल की 9 क्लास के हिस्ट्री के किताब में पढ़े। यह एक ऐसा समय था जब खुले खेत खत्म होते जा रहे थे और कॉमन्स की बाड़ाबंदी की जा रही थी। अब तक अपनी रोजी रोटी के लिए साझा ज़मीनों से जलावन की लकड़ी, बेरियां, सब्जियां, भूसा और चारा आदि बीन कर काम चलाने वाले छोटे किसान और गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे। बहुतों के पास छोटे मोटे खेत तो थे, लेकिन उनसे घर के सारे लोगों का पेट नहीं भर पाता था। इसलिए जब सौदागर वहां आए और उन्होंने उनसे फसल पैदा करने के लिए पेशगी यानी एडवांस में पैसे दिए तो किसान फौरन काम करने के लिए तैयार हो गए। सौदागरों के लिए काम करते हुए वे गांव में ही रहते थे और अपने छोटे छोटे खेतों को भी वो लोग संभाल लेते थे। इससे क्या हुआ, गांव के लोगों की जो आमदनी थी वो बढ़ गई और उनकी स्थिति अच्छी हो गई। अब इधर देखते हैं हम लोग। इस आदि औद्योगिक उत्पादन से होने वाली आमदनी ने खेती के कारण सिमटती आय में बड़ा सहारा मिला गांव के लोगों को। अब उन्हें पूरे परिवार के श्रम संसाधनों के इस्तेमाल का मौका भी मिल गया। इस व्यवस्था से शहरों और गांव के बीच एक घनिष्ठ संबंध भी विकसित हुआ। सौदागर रहते तो थे शहर में, लेकिन उनके लिए काम ज़्यादातर कहाँ होता था? देहातों में होता था। काम कहाँ होता था? गांव में, देहातों में होता था। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर्स से ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे। इससे जो धागा मिलता था उसे बुनकर, फुलर्स और रंग साजों के पास ले जाया जाता था। लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी। इसके बाद निर्यातक व्यापारी कपड़ों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे। इसलिए लंदन को तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में भी जाना जाने लगा। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाने लगा। यह आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यावसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का एक हिस्सा था। इस
पर सौदागरों का नियंत्रण था और चीज़ों का उत्पादन कारखानों की बजाय कहाँ होने लगा? घरों में। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20-25 मजदूरों से काम करवाता था। इसका मतलब यह था कि कपड़ों के हर सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम करते थे। कारखानों का उदय। माना जाता है कि कारखानों का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेजी से इजाफा 18वीं सदी के आखिर में ही हुआ। कपास नए युग का पहला प्रतीक था, क्योंकि कपड़ा के लिए कपास की आवश्यकता थी, तो कपास जो था वो नए युग का पहला प्रतीक थी। 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात करता था। 1787 में यह आयात बढ़कर 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया। यह इजाफा उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलावों का परिणाम था। आइए देखें कि ये बदलाव कौन कौन से थे। 18वीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया के हर चरण को कुशलता से बढ़ा दी। प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया और पहले से ज़्यादा मजबूत धागों व रेशों का उत्पादन होने लगा। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। अभी तक कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फैल चुका था। अब तक यह काम लोग अपने अपने घरों में ही किया करते थे, लेकिन अब महंगी नई मशीनें खरीदकर उन्हें कारखानों में लगाया जा सकता था। कारखानों में सारी प्रक्रियाएं एक छत के नीचे होने लगी और एक ही मालिक के हाथों में काम जो है वो आ गया। इसके चलते उत्पादन प्रक्रिया पर निगरानी और गुणवत्ता का ध्यान रखना आसान हो गया। जब तक उत्पादन गांव में हो रहा था, तब तक ये सारे काम संभव नहीं थे। 19वीं सदी की शुरुआत में कारखाने इंग्लैंड का भूदृश्य का अभिन्न अंग बन गए थे। ये नए कारखाने इतने विशाल और नई प्रौद्योगिकी की ताकत इतनी जादुई दिखाई देती थी कि उस समय के लोगों की आंखें जो थी वो चुंधिया जाती थी। लोगों का ध्यान कारखानों पर टिका रह जाता था। वे इस बात को मानो आंख मूंदकर भूल जाते थे और आंखों से ओझल गलियों और वर्कशॉप में अभी भी उत्पादन चालू हो गया था, चल रहा था उत्पादन गांव के गलियों और घरों में। औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार। औद्योगिकरण की प्रक्रिया कितनी तेज थी? क्या औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योगों के विकास तक ही सीमित होता है? सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योगों में से एक था और ये तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग जो था वो 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। इसके बाद क्या आया? लोहा और स्टील। इससे आगे निकल गया कौन? लोहा और स्टील। 1840 के दशक से इंग्लैंड में और 1860 के दशक में उसके उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा। फलस्वरूप लोहे और स्टील की ज़रूरत तेजी से बढ़ी रेल की पटरियों के लिए। 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात
का मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था। यह राशि इंग्लैंड के कपास के मूल्य से दोगुनी हो गई थी। नए उद्योग परंपरागत उद्योगों को इतनी आसानी से किनारे पर नहीं ला सकते थे। 19वीं सदी के आखिर में भी तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों में 20% से ज़्यादा नहीं थी। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, लेकिन उसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में होता था। तीसरा चरण है, यद्यपि परंपरागत उद्योगों में परिवर्तन की गति भाप से चलने वाले सूती और धातु उद्योगों से तय नहीं हो रही थी, लेकिन ये परंपरागत उद्योग पूरी तरह ठहराव की अवस्था में नहीं थे। खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, पॉटरी यानी चीनी मिट्टी के बर्तन, कांच के काम, चर्म शोधक, फर्नीचर और औजारों के उत्पादन जैसे बहुत सारे गैर मशीनी क्षेत्रों में जो तरक्की हो रही थी, वह मुख्य रूप से साधारण और छोटे मोटे आविष्कारों का ही परिणाम थी। चौथा चरण है, प्रौद्योगिकी बदलावों की गति धीमी थी। औद्योगिक भूदृश्य पर ये बदलाव नाटकीय तेजी से फैलने लगे। नई तकनीक महंगी थी। सौदागर व व्यापारी इसके इस्तेमाल के सवाल पर फूंक फूंक कर कदम बढ़ाते थे। मशीनें अक्सर खराब हो जाती थी और उनकी मरम्मत पर काफ़ी खर्च आता था। वे उतनी अच्छी भी नहीं थी जितना उनके आविष्कारकों और निर्माताओं का दावा था। इस बात को समझने के लिए आइए भाप के इंजन का उदाहरण लें। जेम्स वाट ने न्यूकॉमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किए और 1871 में नए इंजन को पेटेंट करा लिया। इस मॉडल का उत्पादन उनके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू वुल्टन ने किया, पर सालों तक उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 321 इंजन थे। इनमें से 80 इंजन सूती उद्योगों में, 9 ऊन उद्योगों में और बाकी खनन, नहर निर्माण और लौह कार्यों में इस्तेमाल हो रहे थे। और किसी उद्योग में भाप के इंजनों का इस्तेमाल काफ़ी समय बाद तक भी नहीं हुआ। यानी मजदूरों की उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाने की संभावना वाली सबसे शक्तिशाली प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी उद्योगपति बहुत हिचकिचा रहे थे। अब इतिहासकार इस बात को मानने लगे हैं कि 19वीं सदी के मध्य का औसत मजदूर मशीनों पर काम करने वाला नहीं बल्कि परंपरागत कारीगर और मजदूर ही होता था। हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। हाथ का श्रम मतलब हाथ से किया जाने वाला काम, और वाष्प शक्ति यानी कि भाप के इंजन के द्वारा चलाई जाने वाले मशीन। तो आइए देखते हैं इसको। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। काम करने वाले मजदूरों की कमी नहीं थी। गरीब किसान और बेकार लोग कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों की तरफ आ रहे थे। जैसा कि आप आगे जानेंगे, जब श्रमिकों की बहुतायत यानी बहुत अधिक संख्या होती है तो वेतन जो है वो कम हो जाती है, गिर जाती है। इसलिए उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी या वेतन के मद में भारी लागत जैसी कोई परेशानी नहीं थी। उन्हें ऐसी मशीनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिनके कारण मजदूरों से छुटकारा मिल जाए और जिन पर बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला हो।
बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग जो थी वो मौसमी आधार पर घटते बढ़ते रहती थी। मौसम के आधार पर गैस घरों और शराब खानों में जाड़ों के दौरान खासा काम होता था, बहुत अधिक काम होता था। इस दौरान उन्हें ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत होती थी। क्रिसमस के समय बुक का बाइंडिंग ज़्यादा कराया जाता था और प्रिंट, तो दिसंबर से पहले अतिरिक्त मजदूरों की दरकार रहती थी। बंदरगाहों पर जहाज़ों की मरम्मत और साफ सफाई व सजावट का काम भी जाड़ों में ही ज़्यादा किया जाता था। जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता रहता था, वहाँ उद्योगपति मशीनों की बजाय क्या करते थे, मजदूरों से ही काम कराना पसंद करते थे, क्योंकि एक तो हाथ से तैयार किए गए सामान जो है वो ज़्यादा सुंदर और आकर्षक होते थे। मशीनों से तय किस्म के उत्पादन ही बड़ी संख्या में एक तरह से तय किए गए सामान ही मशीनों के द्वारा बनाए जाते थे। लेकिन बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और खास आकारों वाली चीज़ों की काफ़ी मांग रहती थी, तो फिर से ये मशीन में तैयार किया जाने लगा, क्योंकि हाथ से बनाए जाने वाले सामान में ज़्यादा बारीकी नहीं होती थी और ज़्यादा काम में सफाई भी नहीं होता था। मशीन से क्या होता था, एक समान एक बराबर कोई भी चीज़ बनाई जाती थी। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग, कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते थे। हाथ से बनी चीज़ों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। उनकी फिनिशिंग अच्छी होती थी, यानी बनावट उनको एक एक करके बनाया जाता था और उनका डिजाइन अच्छा होता था। मशीनों से बनने वाले उत्पादों को उपनिवेशों में निर्यात कर दिया जाता था। जिन देशों में मजदूरों की कमी होती थी, वहाँ उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते थे, ताकि कम से कम मजदूरों का इस्तेमाल किया जा सके। 19वीं सदी के अमेरिका में यही स्थिति थी, लेकिन ब्रिटेन में कामगारों की कोई कमी नहीं थी। मजदूरों की जिंदगी कैसी थी, देखिए। बाजार में श्रम की बहुतायत थी, बहुत ज़्यादा मजदूर जो है वो गांव से उठकर शहरों की तरफ आ रहे थे। जैसे ही नौकरियों की खबर गांव में पहुंची, सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शहर की तरफ आना शुरू कर दिया। अगर किसी कारखाने में आपका कोई जान पहचान या संबंधी है तो नौकरी मिलना बहुत आसान हो जाता था। रोजगार चाहने वाले बहुत सारे लोगों को हफ्तों इंतज़ार करना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि उस समय भी नौकरियां बहुत आसानी से मिल जाती थी। उस समय भी नौकरियां जो है वो मिलने में कठिनाई होती थी। अगर कोई आपका जान पहचान वाला है तभी आपको नौकरी मिल पाती थी। बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम की वजह से, यानी मौसम के आधार पर, जैसे कि हम लोग पीछे पेज में देखें कि जाड़ों में गैस घरों, चैम्बरों और जहाज़ों की रंगाई पुताई का काम ज़्यादा होता था। तो मौसम के आधार पर भी कामगारों को बीच बीच में बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था। काम का सीजन गुजर जाने के बाद गरीब जो है वो फिर से दोबारा सड़क पर आ जाते थे, क्योंकि बेचारे के पास कोई काम धंधा नहीं रह जाता था। कुछ लोग जाड़ों के बाद गांव चले जाते थे, जहां इस समय काम खेतीबाड़ी का निकलने लगता था। लेकिन ज़्यादातर शहर में ही छोटा मोटा काम ढूंढने की कोशिश करते थे, जो 19वीं सदी के मध्य तक भी आसान काम नहीं था। 19वीं सदी की शुरुआत में वेतन में कुछ सुधार आया, लेकिन इससे मजदूरों की हालत में बेहतरी का पता नहीं चलता है। औसत आंकड़ों से अलग अलग व्यवसायियों के बीच आने वाले फर्क और साल दर साल होने वाले उतार चढ़ाव छिपे रह जाते थे। मिसाल के तौर पर, जब लंबे नेपोलियनी
युद्ध के दौरान कीमतें जो है वो तेज़ी से बढ़ी, तो मज़दूरों की आय के वास्तविक मूल्य में भारी कमी आ गई। अब उन्हें वेतन तो पहले जितना मिलता था, लेकिन इससे वे पहले जितनी चीज़ें नहीं खरीद पाते थे, यानी महंगाई बढ़ गई थी। मज़दूरों की आमदनी भी उनके वेतन दर पर ही निर्भर नहीं होती थी। रोजगार की अवधि भी बहुत महत्वपूर्ण थी। मज़दूरों की औसत दैनिक आय इससे तय होती थी कि उन्होंने कितना काम किया है, उसके आधार पर उनको मजदूरी दी जाती थी। सॉरी बच्चों, 19वीं सदी के मध्य में सबसे अच्छे हालत में भी लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी। 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दौरों में बेरोजगारी की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 35 से 75% तक पहुंच गई थी, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद और भी बेरोजगारी बढ़ गई थी। आर्थिक मंदी के कारण, बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ने लगे थे। जब ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया, तो हाथ से ऊन काटने वाली औरतें इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगी, क्योंकि उनका काम जो था वो छिन गया था। जहां 10 लोग काम करते थे, उसके बदले में एक मशीन सारा काम कर लेता था। जेनी के इस्तेमाल पर यह टकराव लंबे समय तक चलता रहा, और 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ी। लोगों के नए रोजगार पैदा हुए, सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बनाए गए, रेलवे लाइनों का विस्तार किया जाने लगा, सुरंगें बनाई गई, निकासी और सीवर यानी नालियों की व्यवस्था की गई, पाइप लाइनों को बिछाकर नदियों के तटबंध बनाए गए। परिवहन उद्योग में काम करने वालों की संख्या 1880 के दशक में दुगना और अगले 30 सालों में एक बार फिर दुगना हो गई। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं कि किस तरह से आदि औद्योगिकरण का युग आया, और अब हम लोग पढ़ेंगे उपनिवेशों में औद्योगिकरण। सेकेंड वीडियो का सेकेंड पार्ट में इसको देखेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, और आप लोग मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं फिर से उत्साह से भर के आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, और हंसते और मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई कीजिए, क्योंकि परीक्षा बहुत ही निकट है।